तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का अभिनंदन है, वेलकम है। मैं हूं डॉक्टर ललित आपके समक्ष और आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार यहां पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में थे। कल सुपर टेट का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, जिन क्वेश्चंस को आपको करना है, जिन क्वेश्चंस को आपको समझना है, उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आज रीजनिंग और मैथमेटिक्स कंबाइन पैक लेकर के, और देखेंगे किस तरह का प्रश्न पत्र आया। वैसे अगर मैं कहूँ तो प्रश्न पत्र ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के थे, कुछ प्रश्न कुछ कम लेवल के थे और कुछ बहुत ही आसान थे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस इजीली। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला रीजनिंग का सवाल आपके समक्ष है, सभी लोग इस पर आंसर भी करेंगे। जो ये जूनियर एडिट का पेपर है, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। एफ इज अगर जिस तरह से 16 से संबंधित है, वैसे ही एल किससे संबंधित है। तो आप देखो, अगर मैं ABCD की रीजनिंग में बात करूं तो जैसे ए का कोड होता है 1, बी होता है 2, सी होता है 3, डी होता है 4, ई होता है 5, ऐसे ही एफ होता है 6। तो एफ जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं 6 का क्यूब कर दूं तो यू विल गेट कितना, 216, 216, यानी ये वाला। तो ऐसे ही एल का कोड कितना होता है, एल का कोड होता है 12, और मैं 12 का क्यूब करूँ तो कितना होगा, 1728। तो राइट ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी, 1728। इजी सवाल था, आसान सवाल था, रीजनिंग बहुत ही आसान थी। किसी सांकेतिक भाषा में गंगा को ये लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर समझने की बात है, तो इसमें क्या लिखा, गंगा, GANGA। तो आपने क्या देखा, जी का कोड होता है 7, ये लिखा है, ए का कोड होता है 1, ये लिखा है, 14 होता है एन का, जी का फिर 7 आ गया और ए का आया 1। तो यानी ये कोड बना 711471, जैसे यहाँ लिखा है। तो ऐसे अगर हम SARJU का कोड निकालते हैं तो क्या मिलता है, दैट इज S for 19, A for 1, R for 18, J for 10 एंड U for 21। तो आप इनको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 1, 18, 20, 21, 10, 21। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। आसान सवाल था, ये भी रीजनिंग का सवाल था, आसानी से आपको मिल गया होगा इसका जवाब। एक सवाल था, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फॉर एग्जांपल अब किधर भी मान लेते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ आपको दिशाएं नहीं पूछी थी। अगर हम बात करें तो इसको कुछ नहीं पूछा, उसने बोला कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। पहले 8 किलोमीटर कहाँ गया, पश्चिम की तरफ, उसके बाद 6 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, यहाँ पर। तो आपसे पूछा वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो शायद आपको याद आया होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में तो आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालेंगे तो 6 6 36 जमा 8 8 64 का वर्ग करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट, यू विल गेट दिस वन, 10। तो राइट ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर 3, एकदम सही जवाब था। एक और सवाल, सदृशता बताइए। प्रयागराज जिस तरह से गंगा से संबंधित है, जैसे प्रयागराज में जो गंगा नदी है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, ऐसे ही अयोध्या में किस नदी की सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो अयोध्या में मान्यता किसकी है, सरयू नदी की। तो राइट ऑप्शन है इसका डी, सरयू नदी की ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। तो यहाँ तक तो आपका रीजनिंग बड़ा आसानी से निपट गया। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो चलो मैथमेटिक्स का पहला प्रश्न लेता हूँ, और एक और सवाल था यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। 2:30। कितनी बार मैंने आपको ये सवाल पढ़ाया था, जब मैंने आपको वॉच क्लॉक पढ़ाया था, क्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाई थी, तो ये मैंने बताया था आपको क्या, कि भाई m = 2/11 इंटू T1 प्लस मल्टीप्लाई बाई 30 और प्लस माइनस का थीटा होता है। m मीन्स मिनट, 30 मिनट, इसको इधर भेज दे तो 11/2 = व्हाट, T1 मीन्स पहला घंटा, कितना है, 2 बजकर, गुणा 30 और प्लस माइनस का थीटा। तो इससे कट गया 15 बार, ये हो गया 165। इसको 30 दूनी 60 को इधर भेज दिया, बराबर थीटा। तो थीटा कितना आया, दैट इज 105। तो उनके बीच में 105 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत बढ़िया, यानी ये रीजनिंग तो आपने बहुत जल्दी से निपटा ली, बहुत बढ़िया। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं और मैथमेटिक्स के सवालों पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में ये सवाल आपके सामने दिया था कि यदि संलग्न चित्र PA PB वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट लाइन दी है AP और PB। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी टेंजेंट लाइन से आप केंद्र से कोण बनाते हैं, ये वाला, तो ये 90 डिग्री कोण बनता है।
इट ऑलवेज बी 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये 90 डिग्री कौन बना यहाँ पर, ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया, क्योंकि ये भी केंद्र से बन रहा है जी उस पे स्पर्श रेखा पर। तो किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका टोटल 190 होता है, सिर्फ समांतर को छोड़ करके। तो ये कितने का हो जाएगा, 150 का ना, 150 30 180। तो अब जब ये 150 का किसी व्रत में अगर ये कोण 150 का बना है तो उसके पीछे वाला क्या होगा, लघु व्रत में बना कोण, दैट इज हाफ 75 डिग्री। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 75 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हो तो मुझे बता देना, है ना। चलो, अच्छा सवाल था। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे में कितने नंबर होते हैं? आपने कहा 1 2 3 4 5 और 6। उसने बोला 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो 4 से बड़ी संख्या सिर्फ ये हैं 2, तो 2/6, टोटल नंबर ऑफ स्पेस 6 हैं, आपको जो मिले 2, तो यानी इनकी प्रायिकता 1/3। बिल्कुल सही कहा उसने, ये तो सही बोल दिया। तो 4 के बराबर उससे छोटे यानी 4 तक की संख्याओं की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब 2 तरीके से कर सकते थे भाई, आपको 4 निकला तो 4/6 यानी 2/3, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, नंबर ऑफ सक्सेस प्लस नंबर ऑफ फेलियर ऑलवेज बी 1। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितना है, 1/3। तो Q का वैल्यू कितना होगा, दैट इज Q इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4 डी। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी से सवालों को समझते रहेंगे, क्योंकि इस घंटे में मुझे सारे सवालों को करने की कोशिश करनी है। ये सवाल कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया कि 23.43 पर बार है, यानी 43 ये रिक्यूरिंग वैल्यू है। इसका मतलब ये है 22 × 43 43 43 अप टू सो ऑन। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 23.43 पर बार। तो इसका मैंने क्या रीज़न बताया था, कितना आसान था कि आपको 23 तो यहीं रखना है, प्लस ये 43 ना, जितने ऊपर बार है उतने न्यून लिख दो नीचे, बस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 2320/99। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2320/99। एक और सवाल, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब देखो एक वर्ग है, चलो एक वर्ग बनाते हैं, ये रहा वर्ग। उसने बोला इसके अंतःवृत्त का ये वाला, और परिवृत्त क्या है, ये वाला जो इसके चारों तरफ से बाहर से बनता है, ऐसा सवाल है ये। तो अगर वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक वृत्त की ये a लंबाई है, तो इसकी रेडियस कितनी है, उसकी आधी, तो a/2 हो गया ना ये। अब इसकी बात करें, ये क्या है, ये डायगोनल बन गया इसका ये वाला। इसको क्या करें, ये परिवृत्त की त्रिज्या, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। अब देखो अगर ये a है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी तो इसका a होगा, है ना। अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं ये वाली, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, दैट इज a/√2। आप इसको 2 मान के भी कर सकते थे, 4 मान के भी कर सकते थे, तो यू विल गेट द आंसर इजीली। अब क्या हुआ, अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। क्षेत्रफल क्या होता है, πr1² πr2²। तो πr1 कितना है, आपने कहा a/√2 का स्क्वायर और a/√2 का स्क्वायर, बस इसका होल निकाल दो तो यू विल गेट क्या, दैट इज 1:2। क्लियर है, सी। बहुत अच्छा जवाब दिया आयुष आपने, एकदम सही जवाब है, सी इज द राइट। ओनली आयुष आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग नहीं दे रहे। क्या बात है भाई, बाकी सब लोग छुट्टी पर हैं क्या आज? हाँ जी, बाकी लोगों के आंसर नहीं मिलने, बच्चे तो 50-60 हो जाते हैं, आज कहाँ गए। चलो, प्राप्तांक आपके सामने एक स्टैट्स का टेबल दिया हुआ है और छात्रों की संख्या ऐसे दी है। उसने बोला 10 से अधिक। तो देखो यहां तक की वैल्यू जो लास्ट वाली अपर लिमिट होती है उसका मतलब होता है लेस देन 10। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 11। तो 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी यहां से चली, और उसने बोला 40 से कम, तो लेस देन 40 ये आ गया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोर देन। लोअर लिमिट मोर देन होती है, अपर लिमिट लेस देन होती है। तो यानी यहां से यहां तक के 3 नंबर हैं, इनका कितना प्रतिशत हुआ, 6 और 4 10 और 3 13। टोटल कितने हैं, 13 2 15 3 18 2 20। परसेंटेज कैसे निकालते, 100 का मल्टीप्लाई करके, 20 पंजे 100, तो 13 पंजे 65, तो यू विल गेट 65। हाँ, आज परसेंट। ये पेपर है ना, कल आयुष पेपर हुआ था, ये पेपर हुआ था कल, सुपर टेट का पेपर है ये जो कल हुआ था, उसी की तो एनालिसिस करा रहे हैं। एक और
साइन इनवर्स 5/3 प्लस कोस इनवर्स 3/5 में किसके बराबर हो। अब ये सवाल आपके साथ, क्योंकि हालांकि मैं आपको बता दूं ये प्रश्न जो था वो जूनियर सुपर टेट के लेवल का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, यानी बाहर का सिलेबस था, क्योंकि साफ साफ बताया गया था कि भाई 10वीं कक्षा तक पूछा जाएगा। टिग्नोमेट्री कक्षा 9-10 में होती है नॉर्मल टिग्नोमेट्री, साइन कॉस तक पढ़ाया जाता है, लेकिन जब ये कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की बात आती है ये 12 तक पहुंच जाता है। तो लेकिन सवाल तो हमें करना था कुछ, है ना, हमें बता देता हूं। तो साइन इनवर्स 3, अब देखो आपको सवाल कैसे निकालना है, क्योंकि अब साइन इनवर्स 5/13, तो साइन तो आप सब जानते हैं ना क्या होता है, आप बोलते हैं कि लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, है ना। अगर ये ऐसे है तो साइन का मतलब कितना है, 13 ये है और 5 ये है, तो ये 12 आ जाएगा ना। तो अगर इसको मैं 10 में कन्वर्ट करता हूँ, इफ़ आई कन्वर्ट इट टू 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12, ठीक है ना। 5/12 क्यों हो गया, क्योंकि 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो 10 इनवर्स ये निकाला मैंने। ऐसे मैंने कोस को देखा, कोस है 3/5, तो इसके लिए 10 क्या हो जाएगा, आपने कहा इसके लिए 10 हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 4 5 हो रहा है ये, क्लियर है। अब आपको 10 इनवर्स है और 10 इनवर्स बी पता है, तो आपको फार्मूला शायद याद नहीं होगा 10 इनवर्स ए प्लस बी का, 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, वो क्या होता है, वो होता है 10 इनवर्स इंटू, फार्मूला क्या होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी 1/5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b, दैट इज 5/12 इंटू 4/3। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस, माफ करिएगा 1 माइनस 10 इंटू 10b, बस कर दो सवाल। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10 इनवर्स 63/16, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लास मिल नहीं रही, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, क्लियर है। तो राइट ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर बी। एक और, अभी मैंने सुबह भी पढ़ाया था एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र आंकड़ों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बना रहे हो ना, किसी भी चतुर्भुज की रचना कर रहे हो, तो चतुर्भुज में टोटल 10 आंकड़े होते हैं, 10 माप होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में ये 10 मापें होती हैं, और इन 10 मापों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर आपको कॉम्बिनेशन का टोटल 5 मिल जाता है तो 5 आंकड़ों से आप किसी भी चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। जैसे 4 भुजाएं, आपने कहा 3 भुजाएं 2 कोण, आपने कहा 4 भुजाएं 1 विकर्ण, आपने कहा 3 कोण 2 विकर्ण, आपने कहा, तो कोई भी 5 का कॉम्बिनेशन बचना चाहिए। अगर आप 5 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो किसी भी चतुर्भुज के निर्माण करने के लिए आपको 5 मिनिमम मेजरमेंट्स की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। एक और, n के कितने वास्तविक मानों के लिए समीकरण a⁴n का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1 के हल संभव हैं। कितने हल संभव हैं ये आपको बताना है, और मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिलेगा तेज़ी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब तो अच्छे से मिल ही जाएगा और आप आसानी से मुझे इसका जवाब भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी हाउ मेनी यू आर देयर टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं अब क्या मिलता है आपका जवाब। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब अच्छे से मिलेगा। तो देखते हैं, अगर मैं इस सवाल को हल करना चाहता हूँ तो 2n² प्लस 2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको मैं a की पावर 0 कर देता हूँ। इस 1 को a की पावर 0 कर सकते हैं ना, a से a कट गया तो क्या मिला आपको, दैट इज़ 1। क्लियर है भाई, ये तो होगा, दैट इज़ 0। ओके, आपने कहा 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, n² प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, और n² प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 0, यानी n² इज इक्वल टू -1। अब मुझे बताओ क्या इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है कि आप n² की वैल्यू करो और -1 आ जाए? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट नेवर बी पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n² एक नंबर है, एक रियल नंबर है, उसकी पावर जब भी करोगे तो नेगेटिव नंबर कभी नहीं आ सकता। आप देख लो, आप अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा हमेशा 1, आप -1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 1, आप 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का वैल्यू, आप -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का वैल्यू, तो ये हमेशा प्लस वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि n² बराबर 1 के लिए कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए शून्य यानी
एक भी हल संभव नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, एक भी हल, जीरो, दैट इज राइट आंसर इज जीरो, क्योंकि आपको कोई पॉसिबल n स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कैसे कर सकते हैं, आप बताओ, क्या n का वैल्यू आप कोई भी पुट कर दो रियल नंबर तो क्या आपको माइनस का आंसर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसलिए इसकी समीकरण के लिए एक भी हल संभव नहीं है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2 0। जिनका गलत है, बहुत सारे लोगों ने इसको 1 बताया 2 बताया, जिनका गलत है वो सही करते रहे। यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 2 है और उनके एक दूसरे के बाह्य से स्पर्श करने पर उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? अब देखो सवाल का पहले फिगर बना देता हूं। ये एक वृत्त है ऐसे, इसके साथ एक वृत्त और ऐसे जो जुड़ा हुआ ऐसे, दोनों कनेक्ट हैं। संकेंद्र का मतलब है एक ही रेखा में उन दोनों के केंद्र हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस छोटा r है तो उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस, तो r माइनस r इज इक्वल टू 2 है, और इन दोनों को जोड़ा जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली जाए तो आप कहते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस जो टोटल है वो 8 है। तो नहीं r प्लस r बराबर 8, दोनों को सॉल्व कर लें, आपने कहा कर दो, दोनों कट गए तो 2r इज इक्वल टू 10, तो r बराबर क्या है 10/2 दैट इज 5। तो इसमें जो सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, दैट इज 5। ए इज द राइट ऑप्शन, 5 होगी इसकी त्रिज्या। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। x टू द पावर 3n प्लस y टू द पावर 3n x और y से विभाजित हो तो आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? n केवल धनात्मक विषम पूर्णांक हो, n केवल धनात्मक पूर्ण समूह हो, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या n केवल विषम पूर्णांक हो। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, आप सभी को पता है ना, अगर मेरे पास x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 है तो आप इसको x माइनस y ऐसे लिख लेते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। ऐसे ही अगर x की क्यूब प्लस y की क्यूब है तो आप क्या करते हैं, x प्लस y कर लेते हैं ना, उसके बाद आगे लिखते हैं। तो याद रखिएगा, आपके पास फॉर्मूला, अगर आप x की पावर 5 करते हैं प्लस y की पावर 5 करते हैं तो यू कैन ईजिली टेक कॉमन, दैट इज x प्लस y, और अंदर क्या वैल्यू हो जाएगा, कुछ भी है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा, ये तभी चलता है जब ये संख्याएं ऑड होती हैं, इवन पर ये नहीं चलता। यानी आपके पास x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 को करने का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना, याद है। तो यानी आपके पास x की पावर भी विषम होनी चाहिए और y की पावर विषम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 3n है, इसको समझने की कोशिश करना, 3 टू द पावर n, यही तो है, ये 3 टू द पावर n है। अगर आप n का कोई भी वैल्यू पुट करोगे, सपोज n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x की पावर 3 बन जाएगा। आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 9 बन जाएगा। आप n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कहा 3 3 9 27 हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, यानी n का कोई भी मान पुट करने पर आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, और ऑड नंबर मिलेगा तो मतलब क्या है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि n इवन ऑड से फर्क नहीं पड़ता, बस n का वैल्यू या तो बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो आपको हमेशा x प्लस y से डिवीजन हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं। अब भाई n का धनात्मक पूर्णांक क्यों होगा, अगर हम बात करते हैं n लिखा तो यहाँ पर विषम पूर्णांक की जरूरत थोड़ी कि विषम ही लिखोगे। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तब भी तो इसका x की पावर 9 और प्लस y की पावर 9 बन जाएगा। तो ये अगर ये इसकी पावर है 3 टू द पावर n, कल मैंने भी इसको 3n समझ लिया था, और मैंने इसका आंसर बताया था ये वाला, लेकिन मैंने बाद में देखा ढंग से जूम करके तो ये x टू द पावर 3 टू द पावर n है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर x, दैट इज 3। ये आयुष मैंने बताया ना, कल यूपी में सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए एग्जाम आया था। ओके, एक और सवाल, दिए गए चित्र में एक छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और एंगल AOB बराबर 120 है। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका तो बड़ा आसान था, आप इसको आसानी से समझ सकते थे, कर भी सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है इस सवाल को करने में, क्योंकि आपको ये तो पता है कि भाई ये देखो R है, ये भी R है, तो ये क्या बना, ये समबाहु नहीं बना, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये इसकी जीवा है।
तो समद्विबाहु त्रिभुज के साथ एंगल भी दिया हुआ है आपको, है ना। अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको एक बार में हो जाएगा। अब अगर आपको एंगल के साथ आता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 AB sin थीटा। ये शायद आपको प्रॉब्लम करेगा AB sin थीटा वाला, है ना, ये शायद प्रॉब्लम करेगा, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम जरूर करेगा। तो आपने AB sin थीटा से इसको सॉल्व करोगे, और अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे इस वाले का, तो AB sin थीटा से इसका निकाल लोगे। तो आप, अब इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपके लेवल का बाहर है, जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं, तो इसका आंसर मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता देता हूँ। दैट इज 21 × 88 माइनस 21√3 इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसको साइन कॉस से करना पड़ेगा, इसलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, AOB 60 है, तो AEB का मान बताओ, इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था भाई, खुद देखो। अगर मैं इस पूरे वृत्त की बात करता हूं ऊपर वाले की, तो एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब 360 में तो ये हो गया 60 का, तो ये तो 300 का हो गया ना कोण ऊपर वाला, भाई ऊपर वाला कोण तो 300 का हो गया ना, बात समझ रहे हो ना। तो भाई कंडीशन समझने की कोशिश करो। जब ये बाहर वाला कोण आपको 360 डिग्री का मिल गया, और आपको मैंने बताया भी था कि भाई जब कंडीशन इस तरह का मिल जाए कि आपको ये कोण 60 डिग्री का और ये क्या है, आप ये भी समझ रहे हैं, दैट इज P और दैट इज Q, ये दोनों वैल्यू आपके सामने लिखी हुई हैं। तो आप मुझे बताइएगा अब इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे करूँ। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब मुझे आप बहुत अच्छे से देंगे, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी थकावट के ये आंसर मुझे मिल जाएगा AEB का। टेलीग्राम पर मैं अपने ही नाम से हूँ, टेलीग्राम पर मैं अपने ही नाम से हूँ, यू कैन फाइंड मी ओवर देयर, नो इशू। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे इसका क्या मिल रहा है। लेट्स सी, आपका जवाब और हमारे सवाल साथ साथ मिलके मचाएंगे धमाल, और देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। तो ये 300 यहाँ पर था भाई, 300 पूरा डिग्री का 300 हो गया, नीचे 60 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। सिंपल, अगर मैं इस वृत्तखंड की बात करता हूँ, इस वाले की ऐसे करके, तो ये 120 हो गया। तो इसका अपोजिट कितना होता है, इसके अपोजिट कितना होता है भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 60 है, तो ये तो 30 हो गया ना अंदर वाला, भाई ये तो 30 हुआ ना, तो 30 के अपोजिट कितना होता है, 150 ही तो होता है। तो राइट ऑप्शन था 150। 105 क्यों होगा भाई, 105 कौन बता रहा है इसका आंसर, 105 कैसे हो जाएगा, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। ओके, यस, जी। तो सब लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं, मैं आपका कमेंट सेक्शन में भी आंसर देख पा रहा हूँ कि आपके आंसर मुझे मिल रहे हैं अच्छे से। चलो तो ओके, ए, हाँ एकदम आप सही कहा है आपने, ए। आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं फिर। एक व्यक्ति, बड़ा आसान सवाल आया था, ये तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ा। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देता है। तो एक बार 30% बढ़ा रहा है, एक बार 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो शायद याद आया होगा A + B + AB/100, आपका फॉर्मूला याद आया होगा। तो A कितना है 30, क्योंकि वो कर्व कर रहा है। दूसरा वाला माइनस का 30, इसके बाद प्लस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा AB/100। AB का मतलब कितना होता है, दैट इज AB, दैट इज माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100। 30 से 30 कट गया, माइनस का 900/100, यू विल गेट -9। और माइनस क्या शो करता है, हानि। तो इस पर कितने की होगी, हानि। ये तो सबको पता था कि इस पर आप हानि आराम से निकाल सकते थे। एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपके सामने। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, एक सवाल की और बात करते हैं और समझते हैं नया प्रश्न क्या है। चलो, बीजगणितीय व्यंजक लिया है x - a, x - b, x - c और x - y और x - z की घात होगी। इसकी घात क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री बताना है। व्हाट इज द डिग्री। अब देखो, ये सवाल ऐसे लिखा है, x - का a, x - का b, x - का c, अप टू कहीं x - x भी आएगा, फिर x - y आएगा, x - z। अब जब x - x आपको यहाँ मिल गया, बफरिंग नहीं हो रहा है, इट्स ओके, बफरिंग नहीं है, इट्स ओके, कहीं भी बफरिंग नहीं है, इट्स ओके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आपने कहा तो सर ये 0 आ गया, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखो,
जीरो इसका वैल्यू हुआ है, ना कि पावर, याद रखिएगा। और जीरो की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 15 है, 20 है, 25 है, इट्स नॉट डिफाइंड। अगर कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है तो यू कैन नॉट डिफाइन द पावर, यू कैन नॉट डिफाइन द पावर, यस दिस द पावर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो याद क्या रहा, सब सिंपली समझ में क्या आया कि भाई जब इस सवाल को आप करेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह का पॉलिनोमियल निकालते हैं उसकी डिग्री क्या होती है, अपरिभाषित होती है। वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू ही तो जीरो आया है, तो उसकी डिग्री पूछी है, तो डिग्री इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, अपरिभाषित। बफरिंग नहीं है आयुष, बफरिंग नहीं है, यहां तो ओके है एकदम, बफरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहां सब ठीक ओके चल रहा है, एक भी बफरिंग नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है, अपरिभाषित। तो इसका वैल्यू क्या था, क्योंकि आपको जो पॉलिनोमियल मिला है दैट इज जीरो, द वैल्यू इज जीरो, इसलिए आपने इसका आंसर जीरो लिख दिया। वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसकी डिग्री कितनी है। और जब डिग्री की आप बात करते हैं तो किसी की भी पावर अगर है तो वैल्यू अगर जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो भी जीरो है, तो किसी भी कांस्टेंट जीरो की पावर अपरिभाषित होती है, आप कितनी भी लिख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन 4 होगा। ओके, चलिए एक सवाल ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने है। ए के किस मान के लिए 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए सत्य है, यानी किस कंडीशन में ये ए ट्रू है। अब देखो, अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करूं ए की जगह, तो मैंने देखा साइन जीरो पर मैं पहले पुट करता हूं, मैं जीरो पुट करता हूं, cos जीरो और साइन जीरो, तो cos जीरो प्लस साइन जीरो इज इक्वल टू ए। तो आपने cos जीरो जीरो होता है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे, प्लस साइन जीरो जीरो होता है, cos जीरो 1, साइन जीरो 0, दैट इज जीरो, तो इट्स 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हाँ, अगर हम इसमें 90 की बात करते हैं, मैं 90 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपने कहा 90 पुट कर दो, तो अगर हम 90 पुट करते हैं तो व्हाट इट विल बी, दैट इज cos 90 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू और ए। अब देखो, अगर मैं ए का वैल्यू, थीटा की वैल्यू बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ए की, यह थीटा पुट कर रहा हूं, मैं वैल्यू ए की पूछ रहा हूं कि ए पर क्या आएगा। तो आप किसी भी डिग्री को पुट करेंगे तो इट ऑलवेज भी, आप ए किसके लिए सत्य है, ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए सिर्फ इस कंडीशन में सत्य है कि अगर आप 0 पुट कर देंगे दैट यू विल गेट 1 एंड ए प्रूफ हो जाएगा 0 पर। कोई भी आप वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू निकालने पर √2 भी आएगा, तो वो इसमें सवाल दिया नहीं है, 2 आएगा, नहीं दिया है। तो साइन थीटा और cos थीटा बराबर 0 के लिए ही कोई पॉलिनोमियल सत्य हो सकता है, तो राइट ऑप्शन था 0। एक और, यदि वर्ग समीकरण x² माइनस px प्लस 54 बराबर 0 के ऋणात्मक मूल जो हैं, यानी जो नेगेटिव रूट्स हैं, वो 2:3 के अनुपात में हों, तो p का मान आपको बताना है। ये बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत लोगों ने इस सवाल को गलत बताया है और किया भी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं 2 और 3 की, 2 और 3, तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करता हूं तो व्हाट यू विल गेट भाई, आपने अल्फा और बीटा माना, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा यानी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मैं अल्फा रख लेता हूं क्योंकि दोनों रूट अल्फा अल्फा मैंने मान लिए हैं। 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो वो किसके बराबर है, दैट इज c/a, तो माइनस का c/a होता है, और c कितना है, दैट इज p, माइनस का तो p हो गया ना। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू p, 5 अल्फा इज इक्वल टू p, अल्फा इज इक्वल टू p/5। तो यहां से आपने इक्वेशन निकाली। अब मूलों का गुणनफल करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 3 अल्फा इज इक्वल टू c/a। c कितना है, क्योंकि ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c कितना 54 और a कितना है 1, तो 54। तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 54, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 54/6, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आपने कहा 9। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना, दैट इज 3, और अल्फा का वैल्यू तो आपने भी निकाला था p/5, तो p/5 इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू 3 × 5 बराबर 15। तो राइट ऑप्शन, p का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 50, नॉट 6, इट्स 15, इट शुड बी 15, दैट इज सी इज द राइट आंसर। निकला कैसे, क्योंकि मैं बता देता हूं, जब आप मूलों को जोड़ते हो तो यानी मूलों का योग,
रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और जो उनका मल्टीप्लाई होता है रूट्स का वो होता है सी अपॉन ए। तो बस मैंने उसको पुट किया है, क्योंकि 2 और 3 अनुपात में थे तो मैंने ए की वैल्यू मान ली, दैट इज अल्फा अल्फा, क्योंकि दोनों अनुपात में हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक और सवाल, किन्हीं दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर होगा। समांतर माध्य को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सवाल। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा समांतर माध्य कौन सा गुणोत्तर माध्य है। तो देखो, अगर दो संख्याएं a और b का समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य बराबर हों तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ए बी का रूट, ये होता है। ये कब बराबर हो सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में। आप कुछ भी पुट कर लें बराबर नहीं होंगे, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर a इज इक्वल टू बी, यानी a का वैल्यू b के बराबर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं a इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो b का वैल्यू भी 2 होगा, तो ये सवाल सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो कैसे, आपने कहा a का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 इधर आया, ये होगा 2 गुणा 2 का वर्गमूल, तो 4/2 को डिवाइड करें 2, इसका वर्गमूल निकालें 2 बराबर 2 आ गया ना। तो सिर्फ इस कंडीशन में ये बराबर हो सकता है, जब a और b दोनों वैल्यू बराबर हो तभी समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, यदि 3 बिंदु o a b के निर्देशांक क्रम से 0 0 3 5 5 0 हों तो त्रिभुज o a b के परिवृत्त का केंद्र और त्रिज्या क्या होगी। अब देखो यहां पर समझने की सवाल करना, हाँ a इज इक्वल टू बी, बिल्कुल सही किया आपने। तो देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, एक तो ये हो गया कि आप ऐसे कर लें कि ओ ए कितना होगा 0 0, आपने कहा ए बी, भाई ए बी सी के तो ओ के निर्देशांक ये दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, आपने कहा सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हैं 0 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट इज 5,0। अब ये सवाल आपके सामने है, अब समझने की कोशिश, अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो इसको एक बार में आप समझ लेंगे, अगर मैं ज्योमेट्री के थ्रू समझाऊं तो आपको बहुत लंबा सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो आप इन पहले इसको इसके साथ पुट करेंगे, फिर इसको इसके साथ पुट करेंगे, देन इक्वेशन निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं इसको सीधा आपको ऐसे कराऊँ, भाई ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसने कहा 0 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो पहला पॉइंट क्या था a, वो कितना 0 3, तो x पर 0 है, y पर 3 है, तो यहां पर आ गया 0 3। दूसरे की बात करते हैं, जो b था ये तो a बन गया। अगर b की बात करते, b क्या है, आपने कहा सर b बनेगा क्या 5 0, तो x पर 5 और y पर 0, तो ये हो गया b। अगर मैं यहां से एक चित्र बनाऊं आपके सामने तो एक समकोण त्रिभुज निकल के आता है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आ रहा है ना। ओके, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो क्या होगी, आपने कहा सर यहां से यहां तक की लेंथ 3 है, यहां से यहां तक की कितनी है 5 है, ओ सॉरी ए भी था ना, ओके माफ 5, तो ये 4 हो जाएगा, है ना भाई, ये 5 ये वाली लेंथ है। ओके, तो अब क्या करें, अब आपको पता है अगर किसी भी कि आप वैल्यू निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो उसका आधा होती है कर्ण का, क्योंकि इसका ये व्यास बन जाता है, क्योंकि जब गोला बनाओगे इसके साथ वो घूम जाएगा, तो वो आधी होती है, तो 5/2 इस वाले के लिए हो गई। अगर हम निकालेंगे इस वाले के लिए इसको मान के, तो 3/2 इसका हो गया। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि रूट 34/2 कैसे हुआ, तो 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, 3 3 होती है 7, 3 3 9 और 5 पंजे 25, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर बटा 2 कितना होगा, 5 पंजे 25 और 34/2 दूनी 4 का वर्गमूल, तो रूट 34/2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। तो आप इसको ऐसे निकाल, हाँ चतुर्थांश प्लस प्लस में तो लिए हैं सारे, ये पहला चतुर्थांश तो प्लस प्लस जब तो उधर बनाया है। ओके, एक और, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर एक भी हेड न आने की प्रायिकता क्या। आप 2 सिक्के उछालते हैं, उनमें किसी में भी हेड नहीं आना चाहिए। अगर दोनों, तो पहले देखते 2 सिक्के उछालें तो कौन कौन सी टोटल सैंपल बनेंगे, या तो दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आ सकता है, पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड आ सकता है, या टेल आ सकते हैं। तो यानी टोटल 4 एक्सपेक्टेड, टोटल हमारी जो आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस वो 4 हैं, है ना, 4 है ना यहाँ पर, टोटल सैंपल स्पेस इज 4।
और आपको कहना कि हेड नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ यानी ये वाला आना चाहिए। भाई इनमें तो कहीं ना किसी न किसी में हेड छुपा हुआ है, यानी आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए, जिससे कि कहीं हेड ना आए। तो टेल का मतलब टेल कितनी बार है, एक बार, और कितने में टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, 4। तो एक्सपेक्टेड आउटकम 1 है, टोटल 4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज 1/4। तो राइट ऑप्शन इसका डी होना चाहिए, ठीक है ना, इट्स डी, इट शुड बी डी। क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात सबको, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सी नो, इट्स डी, 3/4 तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हेड ना आने की, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1 2 3 3/4 है, लेकिन हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये है। आकांक्षा सही करो, क्या सवाल समझो, हेड न आने की, यानी हेड नहीं होना चाहिए किसी भी मूव में, तो हेड सिर्फ इसमें नहीं है ना, तो वही तो मूव चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। एक और सवाल, यदि 0 लेस देन n लेस देन 1 हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपने करे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको इनको बताया भी होगा, लेकिन ये सवाल जो नॉर्मल थे वो सबने कराए, लेकिन थोड़ा सा जो ये टिपिकल सवाल है इसलिए इनकी एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ। यदि 0 लेस देन n लेस देन 1 हो तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। अब देखो एक सिंपल सी कंडीशन देखो, यानी आप n का वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा, यानी क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/100, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब उसने क्या कहा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 9। तो मुझे बताओ किसी भी पॉइंट वैल्यू, क्योंकि n की कंडीशन पहले दी है, किसी भी पॉइंट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे या पावर कुछ भी करेंगे तो क्या वो 1 से बड़ा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट की वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर जितनी बार करेंगे तो कभी पॉसिबल है कि 1 से बड़ा आ जाए। जब उसने बोल दिया कि n का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि n का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत थी और आपका आंसर एक बार में हो जाता, दैट इज ऑप्शन नंबर दिस वन। क्लियर है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, मुझे तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगा। एक और सवाल देखते हैं फिर, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर प्लस z। इस सवाल को मैंने कल भी बोला था कि इसको सवाल को कुछ लोचा इसमें किया गया है, सवाल में कुछ मिस प्रिंटिंग है, फिर भी मैं इसको कराता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। देखो 2 टू द पावर x है तो मैंने इसको k माना, 3 टू द पावर y था इसको मैंने k माना, हालांकि 6 की पावर प्लस z लिखा तो प्लस से कोई मतलब नहीं पड़ता, z ही है, इज इक्वल टू k। अगर मैं यहाँ से 2 का वैल्यू निकालता हूँ, व्हाट इज इट इज k की पावर 1/x, यहाँ से मैं 3 का वैल्यू निकालता हूँ तो k की पावर कितना हो जाएगा, आपने कहा 1/y। अगर मैं 6 का वैल्यू निकालता हूँ तो k की पावर 1/z। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, अगर मैं इन दोनों के 3 मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6, तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर, थर्ड वाली के बराबर है। भाई 2 3 6 होता है ना, तो अगर मैं कहूँ कि 2 गुणा 3 बराबर 6 है, तो अगर मैं पुट करूँ तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो k की पावर 1/x मल्टीप्लाई बाई k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। अब इसको सॉल्व करें तो k की पावर क्या हो गया, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। k से k कट गया तो क्या हुआ, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते थे कि 1/x, लेकिन यहाँ माइनस x दिया है, अगर वो माइनस z बोलता तो इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता था। अगर वो z बोलता तो यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन इजीली, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, या तो ये प्लस का x माइनस का z होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी। इसके अलावा इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, मैं और भी बता देता हूँ, क्योंकि ये तरीका थोड़ा सा अगर वो उन्होंने इस तरह से सोच के दिया तो उसको भी बता देता हूँ। हालांकि इसका सही तरीका यही है जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अगर मैं आपसे बात करूं अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इससे बात करूं आपको, ओके, तो समझेंगे, इस पर भी बात करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करने की देखूं तो यहाँ तक तो समझ में आया कि 2 इज इक्वल टू क्या है, k की पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू क्या है, k की पावर 1/y, और 6 का वैल्यू क्या है, दैट इज k की पावर 1/z। इज इट क्लियर। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई आपस में कर देता हूँ तब भी देख लो, भाई इनको जोड़ने पर तो कुछ होगा नहीं,
अगर मैं जोड़ूं, क्योंकि मल्टीप्लाई सिर्फ जुड़ती हैं किस में, पावर्स में। भाई मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ती हैं और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई भी करूं तो क्या हो जाएगा, 6 × 18 दूनी 36, वो किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 1/2 प्लस 1/y 1/x 1/y प्लस 1/z। अब 36 के फैक्टर के 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, 32 से निकलेगा। तो यहाँ भी इसके फैक्टर नहीं कर सकते। अगर k की वैल्यू 36 भी मान के इसको आप 1 करते हैं तो तब भी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजिकल टू 1। अगर हम k को भी 1 माने तब 1 आएगा, लेकिन फिर भी -x नहीं आता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। बाकी आयोग पर डिपेंड है, आयोग इसका सॉल्यूशन किस तरह से भेजता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यहाँ पर -z होना बहुत ज़रूरी था। तो इस सवाल को आप कर सकते थे। फॉर दिस इंफॉर्मेशन आई कैन पुट दैट दिस वैल्यू इज़ 1 अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, एक और सवाल। ये तो बड़ा आसान सवाल था। मैंने कहा कुछ सवाल बहुत ही आसान आए थे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि इन संख्याओं का औसत 6 है, तो इन संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, a × b कितना है, आपने कहा 32, और दोनों का सम कितना, औसत कितना है, औसत का मतलब a + b/2 इजिकल टू 6, तो a + b कितना हो जाएगा, आपने दो को इधर भेज दिया 12। यानी अब आपको ऐसी संख्या बतानी है a और b जिनको जोड़ने पर 12 और मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है। तो आपने कहा सर 8 और 4 लिख दो। देखो 8 × 4 = 32, 8 और 4 = 12, तो यानी संख्या क्या है, 8 और 4 है, तो 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो 8 512 प्लस 64 दैट इज 576, दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। इसका तो सब हलवा क्वेश्चन सबको पता थे। देखो ये कितनी बार मैंने आपको बताया है, ऐसे सवाल भी थे जिनको आप चुटकी बजा के कर सकते थे। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो वे पूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो आपने कहा कर सकते हैं, ओके लेट्स सी। तो आपने कहा 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। तो आपको पता ना MDH याद है ना, 21 × 25 है ना, टोटल भाई यही तो हुआ 21 × 25। तो आपने कहा कितने टोटल आए, आपने कहा कुल काम कितना, 21 आदमी थे 25 दिन में कर सकते, तो कुल काम कितना हुआ, आपने कहा 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, तो 525 टोटल वर्क था। उसने कहा 14 मजदूर और लगा दिए, तो आदमी कितने हो गए, आपने कहा 35 आदमी हो गए, वर्क तो इतना ही रहा। तो 525 यूनिट काम है, 35 लोग उसको कर रहे हैं, तो कितने में कर लेंगे, 15 दिन में। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए 15। 12 कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज 15 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, एनी इशू, यू हैव एनी इशू यू कैन लेट मी नो। द राइट ऑप्शन इज ए। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। समीकरण x² + x - 6 = 0 के वास्तविक मूलों का योग क्या है। देखो वास्तविक मूल का योग पूछा है उसने कि इसके टोटल मूल कितने होंगे, वास्तविक मूलों का योग कितना है। इस सवाल को करने के लिए आपको मैं बता दूं, ये इक्वेशन आपके सामने है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी आती है हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं, ax² + by + c = 0। तो इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना हुआ, आपने कहा देखो b का वैल्यू कितना है, दैट इज b का वैल्यू कितना, हाउ मच, दैट इज x, क्योंकि ये मोड में है। तो मोड हमेशा दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बराबर +b और -b। और c का वैल्यू कितना हुआ, -6। क्लियर है। अब उसने सवाल में दिया, अगर मैं आपको बोलूं d², वो क्या होता है 4b² - 4ac होता है। अगर d का वैल्यू, अगर d² बड़ा है 0 से, तो हमेशा उसके मूलों का योग 0 ही होगा। अगर वो छोटा है 0 से तो हम कैलकुलेट करते हैं सवाल को। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट करना शुरू किया और देखा कि मुझे क्या वैल्यूज़ यहाँ पर मिलते हैं। तो सब लोगों ने वैल्यू पुट करना शुरू करा, ओके देखते हैं। तो जब आपने वैल्यू पुट किया तो क्या आया, दैट इज d² = व्हाट, b², दैट इज +- 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -4 × a मतलब 1 और -6 का गुणा यहाँ हो गया, तो -1 + 25, तो d² = 25। तो d² बड़ा है ना, d बराबर 5 हुआ ना, तो d का वैल्यू बड़ा है ना 0 से। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो सम ऑफ द रूट ऑलवेज भी 0। याद रखिएगा, अगर d का वैल्यू 0 से जब सॉल्व करते हैं b² - 4ac, अगर आपका d का वैल्यू, ये d होता, माफ करिएगा d² नहीं, इट्स d। अगर d का वैल्यू
कितना है, 0 से बड़ा है, तो उसके जो वास्तविक रियल रूट्स हैं उनका सम हमेशा 0 होता है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अच्छे सवाल थे, आप लोगों ने कोशिश तो बहुत किया और करके भी आपने समझा, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल, 2 sin x 4 cos x प्लस 3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, a sin x प्लस b cos x, अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करते हो, इट ऑलवेज भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू तो ये आ गया, a का वैल्यू कितना है, आपने कहा 2, b का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर, आपने कहा √20। ओके, और ये था 3 प्लस का, तो कितना हुआ, 3 प्लस का √20, या आप कह सकते हैं √20 प्लस का 3। अब क्या करें, √20 यहाँ पर आपको मिला है तो कैसे करते हैं, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस 3, तो 2√5 प्लस 3, यही इसका सही जवाब था। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं हो रही है, सवालों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन आस्क मी। एक और सवाल, एक वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा के द्वारा वृत्त के लघु चाप में किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण क्या है? तो मैं इसको समझा देता हूं। देखो, ये सवाल ऐसे है, ये एक आपके सामने वृत्त है, उसने बोला इस त्रिज्या, इसकी रेडियस ये है, अगर ये r है तो ये भी r है, और उसने बोला ये जो इसकी जीवा जो कोण है वो भी तो कितनी, वो भी तो r हो गई, क्योंकि उसने बोला ना कि इसकी त्रिज्या इसकी जीवा के बराबर, तो ये भी r हो गया। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हुआ समबाहु त्रिभुज, जिसको आप बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी तो तीनों बराबर होते हैं, है ना, उसके कोण भी तो बराबर होते हैं। तो उसने बोला इसके जो लघुवृत्त कौन सा, ये वाला, देखते रहना, इस थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूं क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैं यहां बना रहा हूं इसको, ये वृत्त का केंद्र है ऐसे ऐसे, और ये आपको यहां से वैल्यू मिला ऐसे। उसने पूछा इस वाले कोण का बनाओ लघुवृत्त, ये वाला है, ये लघुवृत्त इस वाले कोण को पूछ रहा है वो। तो अगर ये कोण समबाहु त्रिभुज में 60 है तो ये वाला कोण कितने का बनेगा, आप सभी जानते हैं, इसका आधा बनेगा 30, और इसका टोटल कितना होता है, लघुवृत्त और दीर्घवृत्त में बने कोणों का टोटल 180 होता है। तो 180 माइनस 30 इट विल बी 50। राइट ऑप्शन 4। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को आप ऐसे निकालते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? डी बिल्कुल सही कहा, डी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, आपने सही जवाब दिया, दैट इज 150। एक और सवाल, एक शंकु और एक अर्धगोले के समान आधार तथा समान आयतन है। अब शंकु का दुख सब कुछ बराबर, उसका आयतन भी बराबर है, उसका अर्धगोले का जो है आधार भी और आयतन समान है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा। और किसके बराबर है, आपने कहा सर ये आयतन किसके बराबर है, अर्धगोले का क्या होता है 2/3 πr, दोनों बराबर हैं। उसने बोला कि ऊंचाइयां और आधार बराबर है, तो ऊंचाई गोले की r h बराबर r है, क्योंकि अर्धगोला जब भी बनाते हो, गोला बनाते हो, उसकी जो रेडियस होती है वही उसकी ऊंचाई बनती है। तो उसने बराबर बोला है तो h = r है, तो 1/3 πr³ = 2/3 πr³। क्लियर है? अब देखो 3 से 3 कट गया, πr³ है ना। अब इसको उधर भेज रहा हूं मैं, तो 2/3 × 3/1, 3 से 3 कट गया, तो 2:1 इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे सवाल तो मैंने बहुत आपको क्लास में पढ़ाए हैं, आप सभी ने पढ़े भी, मुझे पता है आप सबने इन सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन पता है गलती क्यों कर दी। 1/3 5/6 बचकाना सवाल, ये तो बहुत ही ईजी सवाल था जो आपको मैंने हर बार बताया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समावर्त निकालते समय आप क्या करते हैं कि भाई अगर फ्रैक्शन का है तो अंश यानी एनआर का क्या निकालते हैं, एलसीएम पूछा है ना, और डीआर का क्या निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, मैस है। तो अगर इसका एलसीएम निकालें तो 5 × 20, और एचसीएफ क्या होगा 3 दूनी 6, 3 सबको काटता है, तो 20/3 इसका सही जवाब होगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने आपको कराए और आपको लगा होगा कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं और प्रश्नों के उत्तर कैसे आपको मिलते हैं, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मेरा समय हुआ है समाप्त, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, जाने का समय हुआ है। तो ये लास्ट सवाल था,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट सेशन में इसी समय फिर से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू ऑल बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।